Good afternoon, students. I am Jaydev Kumar from KBCRPM Mokamaghat. I am presenting here with you once again to discuss our next topic. जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो से हम लगभग फर्स्ट यूनिट के सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं। कुछ एक टॉपिक छूटे हैं, उन्हें अब हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले समर हॉलीडे स्टार्टिंग के समय आपको कुछ हॉलीडे होमवर्क दिया गया था, वैकेशन होमवर्क दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उसे कंप्लीट किया होगा और उसको आप सबमिट करिए, ठीक है। हालांकि समर हॉलीडे होमवर्क जो आपको दिया गया था वो इस तरह से दिया गया था ताकि जितने भी टॉपिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं, आप उन्हें एक बार रिवाइज़ करते रहें। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक कवर करने से पहले मैं यही समझता हूँ कि एक ओवरव्यू, एक रिवीजन दे दिया जाए लगभग इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर किए हैं, और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करें। स्टार्ट हम लोगों ने किया था इकोनॉमिक्स से। 11th में भी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स को दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, क्या इकोनॉमिक्स है, क्या डेफिनेशन है, क्योंकि आप 11th में से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इससे आगे का हम कवर करते हैं। आपको बताया गया था कि इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के दो मेथड्स आपको मिलते हैं, दो स्टडी मेथड मिलते हैं। एक क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो मेथड, जिसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप 11th में पढ़ चुके हैं। वहाँ आपको बताया गया था कि जब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को या इकोनॉमिक्स के डिफरेंट सेक्टर्स की जो यूनिट्स होती हैं, उन यूनिट्स को जब हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, उन प्रॉब्लम्स का इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, तो हम उस स्टडी ऑफ मेथड को क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जबकि जब भी इन प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को या इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को हम एग्रीगेट्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, यानी सभी यूनिट को, डिफरेंट सेक्टर्स की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उन सबको एग्रीगेट मानकर हम स्टडी करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और यही मैक्रो इकोनॉमिक्स हम 12th क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस मेथड्स के बाद मैंने आपको सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी 12th के सिलेबस में सबसे पहला जो वीडियो दिया था वो दिया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स का या इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था वो सबसे पहले क्या बताया था, सर्कुलर फ्लो बताया था। हालांकि सर्कुलर फ्लो के 3 मॉडल मिलते हैं। सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी में 3 तरह से देखने को मिलता है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 सेक्टरल सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम दिया हुआ है, इसीलिए हम केवल 2 सेक्टरल सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी में केवल 2 सेक्टर होते हैं। एक कंज्यूमर सेक्टर होता है, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर सेक्टर्स मैंने आपको बताया ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, जबकि कंज्यूमर सेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उसको कंज्यूम करता है। साथ ही साथ प्रोड्यूसर सेक्टर जो है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड होती है उनकी सप्लाई भी कौन करता है, कंज्यूमर सेक्टर करता है। तो आपको मैंने बताया कि जब भी कोई प्रोड्यूसर कोई गुड्स प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड होगी, जो कहाँ से वो हायर करेगा, कंज्यूमर सेक्टर से हायर करेगा। यानी जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो ट्रांसफ़र कहाँ से होंगे, कंज्यूमर सेक्टर से ट्रांसफ़र होंगे कहाँ के लिए, प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए। बदले में जो प्रोड्यूसर सेक्टर है जब भी इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेगा तो कुछ ना कुछ इनको पेमेंट करेगा, और ये पेमेंट क्या कहलाएंगे, क्योंकि ये फैक्टर्स को पेमेंट किए जाते हैं, इसीलिए हम इस पेमेंट को क्या कहते हैं, फैक्टर्स इनकम या फैक्टर इनकम कहते हैं, जिसका ट्रांसफ़र कहाँ से, प्रोड्यूसर सेक्टर से होता है कंज्यूमर सेक्टर की ओर। जब भी कंज्यूमर सेक्टर को कोई इनकम फैक्टर इनकम अर्न होती है
तो वो अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, फुलफिल करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ से? प्रोड्यूसर सेक्टर से। यानी इनको जो भी इनकम मिली वो एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं किस पर? गुड्स पर। यानी जो भी इनकम मिली वो दोबारा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है? प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर ट्रांसफ़र हो जाती है। साथ ही जब ये कंज्यूमर सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से कुछ परचेज करता है तो जो इन्होंने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है उनका ट्रांसफ़र प्रोड्यूसर सेक्टर से कंज्यूमर सेक्टर तक चलता रहता है। तो आपने देखा कि जो इनकम कंज्यूमर सेक्टर ने जनरेट की वो फाइनली दोबारा कहाँ एक्सपेंड कर दी गई, कहाँ स्पेंड कर दी गई? प्रोड्यूसर सेक्टर पे प्रोड्यूस कर दी गई। और प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया वो फाइनल किसने कंज्यूम कर लिया? कंज्यूमर सेक्टर ने। इसी तरह से जो इनकम का फ्लो है, जो मनी का फ्लो है, वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कंटिन्यू सर्कुलेट होता रहता है। इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम देते हैं? सर्कुलर फ्लो कहते हैं। इस सर्कुलर फ्लो को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया कि पूरे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में आपको दो कॉन्सेप्ट दिखाई देते हैं, दो तरह के फ्लोज दिखाई देते हैं, यानी दो तरह के ट्रांसफ़र दिखाई देते हैं, जिसे एक को रियल फ्लो कहा जाता है, दूसरे को मनी फ्लो कहा जाता है। रियल फ्लो ऐसा फ्लो है जिसमें वैल्यू ट्रांसफ़र होती है, कुछ फिजिकल ट्रांसफ़र होता है, जबकि मनी फ्लो यानी ऐसे ट्रांसफ़र, ऐसे फ्लोज जो मनी के फॉर्म में कंडक्ट किए जाते हैं वो मनी फ्लो कहलाते हैं। जैसे देखिए ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ फैक्टर्स, इसमें कोई भी मनी इन्वॉल्व है नहीं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? रियल फ्लो कहते हैं। जबकि एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, एक्सपेंडिचर किसकी फॉर्म में होगा? मनी की फॉर्म में होगा। और ट्रांसफ़र ऑफ फैक्टर इनकम यानी फैक्टर इनकम कैसे ट्रांसफ़र होगी? मनी की फॉर्म में होगी। इसलिए इन दोनों फ्लोज को क्या कहा जाता है? मनी फ्लो कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी में या इस फ्लो में आपको दो तरह के, मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो तरह के वेरिएबल देखने को मिलेंगे, एक स्टॉक वेरिएबल, दूसरा फ्लो वेरिएबल। तो ऐसे इकोनॉमिक वेरिएबल जिनको हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ही मेज़र कर सकते हैं, जिनको हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ही माप सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। जबकि ऐसे इकोनॉमिक वेरिएबल जिनका मेजरमेंट, जिनका माप पीरियड ऑफ टाइम यानी किसी समय अवधि के लिए किया जाता है, एक लॉन्ग पीरियड में किया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लो वेरिएबल कहते हैं। क्लियर। इसके बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी जो फिक्स्ड कैपिटल होती है उसको जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, जो उसकी वैल्यू में रिडक्शन कर देते हैं, भाई रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या कहलाता है? डेप्रीशिएशन कहलाता है। यानी प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में आप जितनी भी फिक्स्ड कैपिटल को कंज्यूम कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, वो वैल्यू क्या कहलाती है? डेप्रीशिएशन कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? इसके लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको सीखना है कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट क्या है? आपको बताया था मैंने, दैट पार्ट ऑफ मनी और वेल्थ विच इज़ यूज फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। फ्यूचर में प्रोडक्शन के लिए जो भी मनी की वैल्यू या जो वेल्थ यूज़ की जाती है वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाती है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 500 रुपये इन्वेस्ट किया फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए, तो हम जानते हैं कि ये 500 रुपये सीधे सीधे 500 रुपये का प्रोडक्शन नहीं देगा, बल्कि इसमें से कुछ अमाउंट जो हमने पिछले प्रोडक्शन के लिए जो फिक्स्ड कैपिटल को ख़त्म कर दिया है, डेप्रीशिएट कर दिया है, इसका कुछ अमाउंट उसको कंपनसेट करेगा और रेस्ट अमाउंट क्या करेगा? फ्यूचर में प्रोडक्शन के लिए यूज़ होगा। तो जो हमारा टोटल अमाउंट में से जो अमाउंट फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए हमने यूज़ कर लिया वो क्या कहलाता है? नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है।
और बाकी बचा हुआ रेस्ट कहाँ चला जाता है, डिप्रिशिएशन को कंपनसेट करने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। तो हम इसे नेट, जब भी हम नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिशिएशन को ऐड कर देते हैं तो ये क्या वैल्यू बन जाती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिए थे। इसके बाद हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो उसे भी हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के बारे में बताया आपको कि किसी भी नेशन के, किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं, ये नॉर्मल रेजिडेंट किसी भी कंट्री के सारे जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो मिलकर जितनी फैक्टर इनकम जनरेट करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट करते हैं, उसी फैक्टर इनकम के सम को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। क्लियर है? यस। इसके बाद मैंने आपको बताया नेशनल इनकम को हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरह से काउंट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था मार्केट प्राइस, जिसे हमने शॉर्ट में क्या कहा था, एमपी। दूसरे को हमने कहा था फैक्टर कॉस्ट, जिसे हमने शॉर्ट में क्या कहा था, एफसी। तो जब भी नेशनल इनकम को, इस फैक्टर इनकम को उस प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, मेज़र किया जाता है जिस प्राइस पर गुड्स और सर्विस को मार्केट में सेल किया जा रहा हो, तो हम उस नेशनल इनकम को क्या कहेंगे, उस सम ऑफ फैक्टर इनकम को क्या कहेंगे, मार्केट प्राइस, यानी नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, यानी नेशनल इनकम ऑन एमपी कहते हैं। जब भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम उस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उस मनी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं जिस मनी वैल्यू से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, जिस वैल्यू से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, जब हम उस वैल्यू को मेज़र कर लेते हैं तो ये वैल्यू क्या कहलाती है, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। और दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया, दोनों के मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच जो डिफरेंस होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का एंड सब्सिडी का, सब्सिडी। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बताया था कि ये किसी भी गुड्स की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता है, जबकि सब्सिडी क्या करती है, किसी भी गुड्स की मार्केट वैल्यू को रिड्यूस कर देती है। इसलिए जब भी हम नेशनल इनकम को मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे में हमें एक्चुअल फैक्टर इनकम नहीं मिलती। तो जब भी हमें एक्चुअल फैक्टर इनकम को कैलकुलेट करना होता है तो हम मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस और सब्सिडी की वैल्यू को ऐड कर देते हैं, तो हमें प्रोडक्ट की या गुड्स की एक्चुअल वैल्यू मिल जाती है, और वही एक्चुअल वैल्यू क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम मैंने आपको नेशनल और डोमेस्टिक में अंतर बताया था कि जब भी हम नॉर्मल रेजिडेंट की फैक्टर इनकम को सम करते हैं तो ये क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक वैसे ही जब भी हम उस फैक्टर इनकम का सम करते हैं, कौन सी फैक्टर इनकम, जो हमारे कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की गई है, वह फैक्टर इनकम, दैट फैक्टर इनकम विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, यानी जब भी हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर विद इन प्रोड्यूस की हुई या जनरेट की हुई फैक्टर इनकम को कैलकुलेट करते हैं, मेज़र करते हैं, तो ये इनकम क्या कहलाती है, डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। मीन्स इसमें जो फॉरेन कंट्रीज से हमें इनकम अर्न होती है उस इनकम को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। क्लियर है?
यस। इसके बाद मैंने आपको कुछ प्रिकॉशंस फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम बताए थे, यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कुछ प्रिकॉशन हम लेते हैं, कुछ प्रिकॉशन यूज़ करते हैं ताकि हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बच सकें। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग यानी एक ही प्रोडक्ट जब मेजर नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में या मेजरमेंट में 2 बार काउंट हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। तो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम जनरेट ना हो उसके लिए हम कुछ प्रिकॉशन यूज़ करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रिकॉशंस फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं। ये प्रिकॉशंस मैं एक बार ब्रीफ में फिर आपको बताता हूँ। आपको बताया था कि ट्रांसफ़र इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। ट्रांसफ़र इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट लाइक ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरह का प्रोडक्ट नहीं होते, ये कोई इनकम जनरेशन नहीं होता। इसके बाद मैंने आपको बताया फाइनेंशियल असेट्स यानी सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बट ब्रोकर्स ब्रोक कमीशन ऑन द सेल ऑन परचेज इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जब भी आप फाइनेंशियल असेट्स सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये केवल ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू हैं, कोई नया प्रोडक्शन या नई जनरेशन नहीं है। लेकिन इनकी सेल और परचेज पर ब्रोकर को जो कमीशन दिया जाता है वो कमीशन क्या होगा? नेशनल इनकम में ऐड होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कंपलसरी पेमेंट। कंपलसरी पेमेंट क्या है? टैक्सेस, ऑल डायरेक्ट टैक्सेस इज नोन एज कंपलसरी पेमेंट। तो ये कंपलसरी पेमेंट भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी किसी की इनकम का ही पार्ट होते हैं जो उसकी इनकम के साथ पहले ही नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गए हैं। अगर हम दोबारा इन्हें इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इरेज हो जाएगी। इसके बाद विंडफॉल गेन जैसे गैम्बलिंग हो गया, या आप रास्ते में चलते जा रहे हैं आपको कुछ पैसा पड़ा मिल गया, ठीक है, या लॉटरी आपकी लग गई, तो ये क्या है? ये भी जस्ट ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू हैं, इसीलिए इनको भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। ऐसी सेकंड हैंड गुड्स को मैंने आपको बताया नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं हुआ है बल्कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के ही प्रोडक्ट को दोबारा सेल किया जा रहा है। यानी ये प्रीवियस ईयर में नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो गया तो हमें नए न्यू फाइनेंशियल ईयर में इसे दोबारा कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। ठीक वैसे कैपिटल गेन जैसे आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, आपने कोई पुराना घर खरीद लिया और उसको रेनोवेट करके उसे रीसेल कर दिया और उस रीसेल पर अगर आपको कोई भी प्रॉफिट हो गया तो ये प्रॉफिट क्या कहलाता है? कैपिटल गेन्स कहलाता है, जिन्हें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन ऑफ सेल कंजम्पशन आइटम, यानी सेल कंजम्पशन के लिए अगर आपने कोई भी गुड्स कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है तो उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा। हम उनकी इम्प्यूटेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और वही इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होगी? नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक वैसे ही जो फ्री गवर्नमेंट सर्विसेज हैं लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, स्ट्रीट लाइटिंग है, फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करा रही है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ की जो भी मनी वैल्यू होगी वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। यही प्रिकॉशंस हैं जो मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, यहाँ भी मैंने एक बार डिस्कस कर लिए हैं। आप भी इसे अच्छे से डिस्कस करना क्योंकि इस पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने नेशनल इनकम के कैलकुलेशन मेथड सीखे थे जिनमें हम 2 मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं। वो 2 मेथड क्या हैं देखते हैं। इसके बाद हम लोगों ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड सीखे जिसमें हम आपको 3 मेथड बताए थे। एक बताया था वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा बताया था इनकम मेथड, तीसरा बताया था एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड्स में हम 2 मेथड्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इनको पढ़ चुके हैं और इनके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं। और एक्सपेंडिचर मेथड हमारा अभी छूटा हुआ है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। इसमें वैल्यू एडेड मेथड में मैंने आपको बताया था, वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको बताया गया
कि जितनी भी इकोनॉमी की कंट्री की फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स ने जितना भी आउटपुट किया है, जितना भी प्रोडक्शन किया है, आप उस प्रोडक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। उस वैल्यू को क्या कहा जाता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट कहा जाता है। इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जितनी भी इनकी इंटरमीडिएट कॉस्ट हैं, यानी इन्होंने इस आउटपुट के लिए जितनी भी इंटरमीडिएट गुड्स परचेज की हैं, यूज़ की हैं, उनकी वैल्यू को आप इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर दीजिए। साथ ही चेंज इन स्टॉक, जो भी स्टॉक में चेंज हुआ है उसको आप इस वैल्यू में ऐड कर दीजिए। साथ ही साथ NFIA प्लस कर लेंगे। इसके बाद जो डेप्रीसिएशन की वैल्यू है उसको माइनस करेंगे, और इसके बाद जो NIT की वैल्यू है उससे भी माइनस कर लेंगे। तो इतना प्रोसेस करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? NNPFC होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? आपको बताया गया नेशनल इनकम कहते हैं। जैसे NDPFC को आपको क्या बताया गया था? इससे हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ठीक वैसे ही NNP/FC को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है। इनकम मेथड में आपको बताया कंपनसेशन टू एम्प्लॉय यानी COE प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम आप जब कर लेते हैं तो आपको NDPFC मिल जाता है। और इस NDPFC मिल जाता है, और NDPFC में जैसे ही आप NFIA को ऐड करेंगे, ये नई टर्म आपको मिलेगी NNPFC, और यही NNPFC क्या होगा? नेशनल इनकम होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इतना डिस्कशन हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। कल की वीडियो में हम नए कॉन्सेप्ट के साथ नया मेथड सीखेंगे जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है। क्या है एक्सपेंडिचर मेथड? कैसे इस मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे नई वीडियो में। तब तक आप जिस तरह से मैंने एक ओवरव्यू दिया है, इसी तरह आप भी अब तक पढ़ाए गए जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं, इन सब का एक ओवरव्यू कर लीजिए ताकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्लियर है? साथ ही साथ मैं फिर से आपको एक बात याद दिला दूं कि आपके लिए मैं समर वेकेशन होमवर्क दिया था। सभी स्टूडेंट्स को आज इवनिंग तक अपना आपने समर वेकेशन हॉलीडे कंप्लीट किया है उसे ग्रुप पे सेंड कीजिए। साथ ही साथ मैं 1-2 न्यूमेरिकल आपको और सेंड करूंगा आज, उस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कीजिए ताकि आप एक बार ओवरव्यू हो जाए, आप रिवीजन कर सकें, आपने कितना पढ़ा कितना सीखा उसको टेस्ट कर सकें। ठीक है। ओके, थैंक यू।